नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और मेरे साथ तमाम सहयोगी होंगे जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मैं बता दूं, जहांगीरपुरी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहां सवाल यही उठ रहा था कि कल की तरह क्या आज भी यहाँ बुलडोजर चलेगा या नहीं, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल अभी यह आदेश दिया है यथास्थिति बनाए रखे और 2 हफ्ते का समय अभी जहांगीरपुरी को और मिल चुका है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं इस वक्त आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखनी चाहिए। कुल मिलाकर तमाम बड़ी खबरों को, इस पूरी खबर को आप सभी तक इस बुलेटिन में हम साझा करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने अगली सहयोगी की ओर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। न्यूज रूम लाइव में आज हम न्यूज रूम से रूस यूक्रेन युद्ध का हर अपडेट आपको देंगे। रूस का मारियुपोल पर कब्जे का दावा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और न्यूज रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं। हर बड़ी खबर न्यूज रूम लाइव में हम आप तक पहुंचाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े क्या है अपडेट्स, उस पर भी होगी हमारी नजर। अब आपको लिए चलते हैं शुभांकर के पास। तो न्यूज रूम से जहां पर आपको अर्पिता और सईद आपको बताएंगे रूस यूक्रेन के बारे में, तो ग्राउंड जीरो से मैं आपके साथ शुभांकर मिश्रा, हम आपको बताएंगे यहां पर हर छोटी बड़ी अपडेट क्या है, क्योंकि आज यहां पर कई बड़ी खबरें आई हैं। तापमान जो है वो गिरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो बातचीत हुई है, जो 2 हफ्ते का स्टे लगाया गया है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा दिल्ली, मैं आपको बता दें, नगर निगम को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार को भी हलफनामा देने के लिए कहा गया है। 2 हफ्तों को लिए यथास्थिति बरकरार रहेगी। डेलीगेशन कांग्रेस का यहां पर आ रहा है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो यहां पर हो रही हैं। आज मौसम भी बदला है, बूंदाबांदी भी हो रही है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं शुरुआत में कि आज यहां पर क्या कुछ होता है और कैसे यहां पर सियासी तापमान बढ़ा है, तो वहीं बुलडोजर ऑपरेशन पर लगाम लगी है अगले 2 हफ्ते के लिए। जहांगीरपुरी टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा था। सोच रहा था कि देश की सबसे बड़ी अदालत से क्या आदेश आएगा। सोच रहा था कि केस नंबर 10 का क्या हश्र होगा। बुलडोजर की राह आगे भी रुकेगी या आगे बढ़ने का आदेश आएगा। दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर था और उसने जहांगीरपुरी को राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया। जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक यथास्थिति बनी रहेगी। 2 हफ्ते बाद जहांगीरपुरी पर दोबारा सुनवाई होगी। तो सुबह जहांगीरपुरी अपनी जगह पर खड़ा ठिठका, सहमा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा था और दोपहर होते होते 2 हफ्ते की राहत का पैगाम आ गया। कम से कम जो ऑथराइज दुकानें हैं उनको ना छेड़ा जाए। तो सर, ये जो निर्माण किया वो लीगल है? हाँ, बिल्कुल लीगल है। जहांगीरपुरी सहित देश के कई शहरों में चल रहे बुलडोजर अब थम रहे हैं। 2 हफ्ते तो कम से कम इनके पहिए बंद रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों को और दिल्ली में दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस देकर 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई तय की है। इन 2 हफ्ते में सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी, जिसमें ये बताएगी कि उसकी कार्रवाई कैसे हर एक नागरिक के लिए बराबर है, हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज दलीलों की जो दौड़ चली, उससे ये साफ हो गया कि जहांगीरपुरी मामले में मजहब का कितना अतिक्रमण हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने तीखे आरोप लगाए। उनका कहना था कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नोटिस दिए बिना तोड़फोड़ शुरू हो गई। पहले बिना इजाजत शोभा यात्रा निकली, फिर दंगा भड़का। दंगा भड़कते ही बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। बीजेपी के नेता के खत लिखते ही तोड़फोड़ शुरू हो गई। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और राजनीतिक दलों की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जंगल का कानून नहीं चल सकता। उनका विरोध तरीकों से है। शायद देश की सबसे बड़ी अदालत को इन दलीलों में दम दिखा और नए सिरे से बहस की जरूरत महसूस हुई। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो संकेत है, संदेश है, गम है, तकलीफ है, आंसू है और इन सब के ऊपर वो सुप्रीम आदेश भी है, जिसकी वजह से ऑपरेशन बुलडोजर पर पॉज लगा। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर ये आदेश अभी तो कोर्ट की तरफ से जरूर आ चुके हैं। 2 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई होगी, लेकिन इसके बीच आपको बता दें सियासत भी भरपूर चल रही है। ओवैसी साहब यहाँ आ चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं। वहीं आज कांग्रेस का डेलीगेशन भी यहाँ पर पहुंचा और सीधे तौर पर कह रहा है कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है।
कहने को तो ये मलबा है, बेकार और बेजान, किसी काम का नहीं, लेकिन राजनीति की खेती करने वाले मलबे में भी फसल उगा लेते हैं। जहांगीरपुरी में बुलडोजर गर्दी पर सियासत गर्दी भी गजब हो रही है। जरा देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी तो कांग्रेस का डेलीगेशन दौड़ता भागता जहांगीरपुरी पहुंचा। आप देखते हैं जहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक जाने देंगे, देखते हैं जहाँ तक जाने देंगे। कुछ बात हुई है, कहाँ तक जाने देंगे? अभी बात हुई है, बात कर रहे हैं। अभी आगे तक जाना है सर, आप चाहते हैं क्या है? हम जो पीड़ित लोग हैं उनसे हम मिलना चाहते हैं, देखते हैं हम कितना आगे तक के जाने देंगे। कांग्रेस से हमेशा की तरह मुद्दे पर आते आते बहुत देर हो गई, क्योंकि ये मुकाबला तो बुलडोजर के उतरने से पहले ही शुरू हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी तो बुधवार की शाम को अंधेरे में जहांगीरपुरी पहुंच गए और मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट करने का आरोप लगा दिया। बुलडोजर चलेगा तो अंसार पे चलेगा, अजय टेनी पे नहीं चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही हो रही है? कार्रवाई नहीं, ज्यादातर लिखत में दे रहे हैं बीजेपी के लीडर्स दिल्ली में कि ये XYZ इनका नाम है, ये पत्थर फेंके, इनका घर तोड़ो। लेटर है, दे रहे हैं लेटर लिखकर, उसके बाद आप ऑर्डर इशू करते हैं। रात में ऑर्डर इशू। हाँ, और आप की सरकार है दिल्ली में, PWD उनके मातहत आता है। केजरीवाल और अमित शाह में कोई फर्क नहीं है, मौन व्रत पे बैठे हैं केजरीवाल। तो अतिक्रमण पर एक्शन का मुद्दा देखते ही देखते हिंदू मुसलमान का मुद्दा बन गया। सवाल उठ रहे हैं कि मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर चलने वाले बुलडोजर की रफ्तार करीब के मंदिर तक पहुंचने से पहले ही थम क्यों गई? हालांकि हमारी लाइव कवरेज में साफ दिखा कि बुलडोजर ने धर्म के आधार पर फर्क नहीं किया। मुसलमानों के मकान टूटे तो हिंदुओं की दुकानें भी टूटी। पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाते थे, लेकिन कागज देखते थे, कागज देख के फिर चले जाते थे। इस बार कोई कागज देखने को तैयार नहीं। मैं कागज दिखाता रह गया कि भाई कागज देखो, कागज देखो। अगर कागज नहीं भी देखते हो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया 1 घंटे पहले कि अतिक्रमण रोका जाए। मुझे मौका भी नहीं दिया हटाने के लिए। मैं 3 बार आया हूँ सुबह से। मैंने ये कहा था कि दुकान हटा दूं, बोला नहीं, रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं होगी, और फिर भी तोड़ ताड़ दिए। दिल्ली नगर निगम कह रहा है कि उसका बुलडोजर मंदिर तक जाकर ठिठका नहीं, बल्कि वक्त की कमी के चलते बुधवार को कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन राजनीतिक दलों ने जहांगीरपुरी की तरफ दौड़ लगा दी है। ये देश का दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी के सपनों का भारत, प्रगतिशील और सुदृढ़ भारत, आज केवल और केवल बुलडोजर की राजनीति पर लाकर सीमित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण विचारधारा ने। जो MCD की कार्यवाही रही है उस पर विपक्ष जिस प्रकार की राजनीति कर रही है वो अपने आप में चिंताजनक और दुखद है। और विपक्ष हर विषय को धर्म के चश्मे से देखने का प्रयत्न करती है। हर विषय को हिंदू और मुसलमान में बांट करके कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास करती है, जो उचित नहीं है। वो दिल्ली हो, खरगोन या फिर खंभात, यूपी की राजनीति से निकले बुलडोजर की यात्रा तमाम राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रही है। बुलडोजर राजनीति के दरिया में किनारे लगाने का बड़ा जरिया बन गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सवाल उठ रहे हैं। शायद वहीं से आगे का कोई रास्ता निकले। सुशांत मेहरा, कुमार कुणाल, संजय शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो 16 अप्रैल को यहाँ बढ़ा तापमान, जब हुई यहाँ पर हिंसा, उसके बाद बुलडोजर का प्रकोप चला, तब भी तापमान बढ़ा। और अब देखिए, आज बुलडोजर तो नहीं चला, लेकिन यहाँ सियासी बयानबाजों का तापमान हाई है। अर्पिता, निश्चित तौर पर आपने सही कहा, लेकिन देखिए आज थोड़ी हल्की बूंदाबांदी हुई है और यहाँ पर हल्की हवाएं चली हैं, इसलिए तापमान में बहुत कमी है। लेकिन सियासी तापमान हमेशा की तरह बहुत हाई है। क्रिया प्रतिक्रिया का दौर जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि देखिए हम कल से देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सियासी जो सरगर्मियां काफी बढ़ चुकी हैं। पहले वृंदा करात आती हैं, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी आने की कोशिश करते हैं, हालांकि रोक दिए जाते हैं। आज अजय माकन डेलीगेशन उनके साथ आए और सुनने में ये भी आ रहा है कि टीएमसी के लोग भी आने वाले हैं। लेकिन इसके पहले बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खुलकर अजय माकन क्या कुछ कह रहे हैं और इस पर मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं, यानी कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, उनकी प्रतिक्रिया आप सभी तक हम पहुंचाते हैं। भारत सरकार की पॉलिसी है कि बगैर नोटिस किसी को नहीं हटाया जा सकता है, गिराया जा सकता है, तो क्यों ये काम यहाँ पे कल हुआ है। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ
कि कृपया करके इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को धर्म के चश्मे से ना देखें, इसमें धर्म के चश्मे का इस्तेमाल ना करें। ये केवल और केवल गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। ये केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो गरीब लोग पीड़ित हैं। आज उनका ध्यान भटकाने के लिए आज उनको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है। मुद्दा बुलडोजर नहीं है, बलवे और बलवाइयों को रोकना है। और जो लोग मुद्दा बुलडोजर बना रहे हैं वो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात पे भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई बलवे और बलवाइयों को रोकने की है। अब दिक्कत ये हो गई कि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेकर के कैसे भ्रम पैदा करो, कैसे भय का माहौल पैदा करो। इसलिए मैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि भैया प्रवोक करना प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, पीस प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर आप पीस को प्रायोरिटी न मान करके और प्रवोक करने को प्रायोरिटी के रूप में लेंगे तो आपका पॉलिटिकल जो हालत है वो वैसी ही होती जाएगी। तो कल 9 बुलडोजर्स के जरिए तकरीबन 12 दुकान जो अतिक्रमण किए गए थे उनको तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया, उसके बाद से रोक दिया गया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, यानी कि अगले महीने मई में होगी। तो फिलहाल सियासी तापमान क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक हलकों में ये तो हमने आपको बताया, लेकिन अगली खबर वो शुभाकर आपको बताएंगे। देखिए 12 दुकानें तोड़ी गई हैं और उसमें एक दुकान जो है वो जहां पर हम मौजूद हैं गुप्ता जी की दुकान है। इनकी कहानी जो है थोड़ी दर्दनाक है क्योंकि गुप्ता जी का कहना है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो उनकी दुकान है, ये ना अवैध थी ना अतिक्रमण थी और उनके पास कागजात भी थे, लेकिन इसके बावजूद इसे तोड़ दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि वो इसको लेकर लीगल कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट देखिए। पूरी डॉक्यूमेंट है मेरे पास, कागज लाए हुए हैं यहाँ पे। कागज देखने का कोई अफसर आगे नहीं आ रहा। दिल्ली की एक आम सी बस्ती जहांगीरपुरी। 24 घंटे में यहाँ बहुत कुछ बदल गया। जहां तहां बिखर गई दर्द और बेबसी की दास्तान। 2.5 से 3 घंटे की 9 बुलडोजरों की कार्रवाई और इसका नतीजा आपके सामने है। हर तरफ मलबा है। जहांगीरपुरी के कई किरदारों के लिए बुधवार काला दिन साबित हुआ और इनमें से एक सबसे चर्चित चेहरा है गणेश कुमार गुप्ता का। मेरा नाम गणेश कुमार है। डीडीए के अलॉटमेंट 1977 से पूरी कागज है मेरे पास और फिर भी तोड़ रहे हैं। वही गुप्ता जिनका दर्द कल टीवी चैनलों के जरिए देश और दुनिया ने देखा। पसीने से लथपथ गुप्ता डिमोलिशन टीमों के आगे रिरिया रहे थे। अपनी जूस शॉप को जमींदोज होने से बचाने के लिए मशक्कत कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। सपने रौंद गया एक बुलडोजर। पीड़ित गणेश कुमार गुप्ता। एक अदद दुकान उनकी रोजी रोटी का जरिया थी, इसी से परिवार चलता था, लेकिन आज ये खंडहर बन गई है। गुप्ता एमसीडी के दस्तों को अपने कागजात दिखाते रह गए। आप पीछे हट जाओ, कोर्ट में जाना आप पीछे हट जाओ। कागज तो देखिए, पीछे हट जाओ। अब 2 मंजिल का कागज है, देखिए, दिखाइए, देखिए। कागज दिखा रहे हैं, कागज। मेरा नाम गणेश कुमार है। डीडीए के अलॉटमेंट 1977 से पूरी कागज है मेरे पास और फिर भी तोड़ रहे हैं। कागज देखने नोटिस दिया, कोई नोटिस नहीं दिया गया। मीडिया के सामने गुहार की। उनके पास दस्तावेजों की पूरी फाइल थी, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं। गुप्ता की जूस की दुकान पर चल गया बुलडोजर। कुछ ले गए गणेश गुप्ता के सपने। दिखा रहा हूँ मैं, पकड़ना राजन। पूरी कागज देखिए। ऐसे हवाई बात नहीं होनी चाहिए। नहीं है ना हवा, ये देखिए ना, ये तीन पेपर दिखाए, तीनों पेपर गलत। डीडीए से सर, ये देखिए 39,250 ये जमा हुआ है। ये देखिए डीडीए सलम विभाग का, ये देखिए सलम विभाग का। 24 घंटे बाद अब गुप्ता की दुकान का हाल देखिए। अब यहाँ से कारोबार करना मुश्किल है। दुकान का बस एक अदद ढांचा बच गया है।
ये जो दुकान है, जो मेन चौराहा, जो कुशल चौक है, वहां पर कॉर्नर पे जो ये दुकान थी, तो बताया गया कि इस दुकान का कई सारा जो हिस्सा है, जिसमें साइड में जो सीढ़ी है उसको अनधिकृत बताते हुए देखिए यहाँ पर तोड़ने का काम किया गया। हालांकि जो जिनकी ये दुकान, उनका ये कहना था कि उनके पास इसके डॉक्यूमेंट थे, लेकिन इस पूरे चीजों को जो तोड़ा गया है, आप देखिए वो बताया जा रहा था कि अनधिकृत है और इस वजह से इस चीज को तोड़ा गया। ये देखिए ना, ये गणेश गुप्ता का कहना है कि उनके पास दुकान के अलॉटमेंट के तमाम दस्तावेज थे, लेकिन किसी अधिकारी ने उनकी एक दलील नहीं सुनी। ये देखिए डीडीएल श्रम विभाग का। गुप्ता अपनी रोजी रोटी का जरिया दुकान खो चुके हैं, लेकिन अब वो इस लड़ाई को लड़ने के मूड में हैं। गणेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। गुप्ता ने तमाम दलीलें दी हैं। उनका कहना है कि मेरी दुकान अवैध नहीं थी, मुझे दुकान अलॉट की गई थी, मेरे पास तमाम दस्तावेज थे, मेरी कोई दलील नहीं सुनी गई। एमसीडी एक नोडल अफसर तैनात करे, यही अफसर अवैध निर्माणों की पहचान करे। डीडीए ने अलॉट कराया था, उसकी फीस भी जाती है 4800 रुपये सालाना। सारा मेरा कागज है, सब कुछ है। और आए पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाते थे, लेकिन कागज देखते थे, कागज देख के फिर चले जाते थे। इस बार कोई कागज देखने को तैयार नहीं। मैं कागज दिखाता रह गया कि भाई कागज देखो, कागज देखो। अगर कागज नहीं भी देखते हो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया 1 घंटे पहले कि अतिक्रमण रोका जाए, लेकिन कागज मेरा तो लीगल है। डीडीएस अलॉटमेंट की दुकान है, 1977 से बैठा हुआ हूं मैं। और इस बीच याचिकाकर्ताओं के वकील का क्या कुछ कहना है, आपको हम सुनवाते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील एमआर शमशाद हमारे साथ हैं, जिन्होंने जहांगीरपुरी मामले में कोर्ट के ऑर्डर की कल प्रति भी भेजी थी। इस मामले में आज किस रूप में देखते हैं आप? 2 हफ्ते के लिए टल गई सुनवाई। कि 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टली ही नहीं, बल्कि एक ऑर्डर हुआ और उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि आप वहां पर उस मौके पर स्टेटस को मेंटेन रखें, कोई डिमोलिशन नहीं होगा 2 हफ्ते तक। और उसमें जवाब आएगा अलग अलग पार्टीज का। जो हमारी पिटीशन है उसमें भी हम एडिशनल एफिडेविट फाइल करेंगे और फिर उसके बाद कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी, लेकिन 2 हफ्ते तक कोई डिमोलिशन नहीं होगा। आप लोगों की ये दलील थी कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। सरकार आंकड़ों के जरिए बताना चाह रही है कि हिंदू मुसलमान दोनों लोग प्रभावित हैं, लिहाजा जिन्होंने गलत किया है उनको टारगेट किया जा रहा है। कानून की निगाह में सब बराबर हैं, हिंदू मुसलमान को। अभी ओरली कहा गया है ये कोर्ट से, अभी एफिडेविट आने दीजिए, फिर पता चल जाएगा कि कौन से कितने घर को तोड़े गए हैं और उसके बाद हम इस पर कुछ ज्यादा अच्छा कह पाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ कही गई है बातें जिसका ऑन द ग्राउंड कुछ इम्पैक्ट नहीं है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी के अलावा किन किन को नोटिस किया? कौन कौन से राज्य हैं जिनको नोटिस किया? देखिए, जो मेरी पिटीशन है जिसमें मिस्टर दुष्यंत दवे लीड कर रहे थे हमें, उसमें तो दिल्ली गवर्नमेंट, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली पुलिस को नोटिस जाएगा। जो मिस्टर सिब्बल की पिटीशन है वो हिंदुस्तान के और हिस्से में जो डिमोलिशन हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, उसमें किया जा रहा है, तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को भी जाएगा। उसमें उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को भी, दिल्ली के इशू को भी इम्प्लीट करने की एप्लीकेशन लगाई है और हो सकता है कि उसमें राजस्थान का भी इशू है। आई एम नॉट वेरी श्योर। इसमें नोटिस को लेकर बहस चल रही थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, अचानक बुलडोजर चलाए गए। सरकार कह रही है कि जनवरी से अब तक 5 बार नोटिस जारी किए गए हैं और खामखा कार्रवाई डिले हो रही थी, वो तो अब टाइम पर हो रही है। जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसके हिसाब से जो अफेक्टेड लोग हैं जिनके घर तोड़े गए हैं कल, उनको नोटिस नहीं दिया गया था। उसमें से तो एक यहाँ मौजूद था, उसने कहा है कि हम तो नक्शा दिखाते रह गए, कोई नोटिस नहीं मिला और उसके बावजूद उसको तोड़ दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। वो जो मिस्टर दवे ने ये बात तो कही ना कि सिर्फ एक एरिया में एक पर्टिकुलर डे पे जब इस तरह का कम्युनल राइट्स का बैकग्राउंड है और आप जाके वहां तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। दिल्ली के सभी हिस्से में इंक्रोचमेंट है। उन्होंने गौरसलिंग सैनिक फार्म का एग्जाम्पल दिया कि अगर करना ही है तो पहले अमीरों से क्यों नहीं शुरू करते। जो अब प्रतिक्रियाएं कई आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया, सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रवेश वर्मा। प्रवेश, 2 हफ्ते के लिए जो है बुलडोजर पे रोक लगा दी है। जहांगीरपुरी में जो अवैध निर्माण हुए थे उसको कल जब बुलडोजर तोड़ने पहुंचा था तब आज फैसले के लिए कहा गया था और अब 2 हफ्ते के लिए रोक। क्या लगता है आपको? देखिए, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी?
2 हफ्ते का समय उनको भी मिला है, 2 हफ्ते का समय एमसीडी को भी मिला है। तो अब मैं समझता हूँ एमसीडी को एक पूरी लंबी लिस्ट, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला ही गया है और सुप्रीम कोर्ट के हमारे माननीय जो वहाँ के हमारे जज हैं वो इतनी इसमें जो अपना रुचि ले रहे हैं सारे कानूनी रूप से, तो अब एक पूरी दिल्ली की लिस्ट बननी चाहिए। और मैं तीनों एमसीडी को भी बोलूँगा एक पूरी लंबी लिस्ट बनाएं और जहाँ जहाँ पे भी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे हैं किसी भी प्रकार से हैं वो लिस्ट लेकर जाएं और सुप्रीम कोर्ट ये तय करे, ना केवल जहांगीरपुरी के बारे में, पूरे दिल्ली के बारे में तय करे कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अच्छा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसमें निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट या कोई भी संस्था कभी ये नहीं बोलेगी कि किसी भी सरकारी ज़मीन पर कोई भी कब्जा कर सकता है। अगर वो सरकारी ज़मीन है, ये साबित हो जाता है तो उसको हटना ही है। अपोजिशन ये आरोप लगा रही है कि आदेश गुप्ता ने रात को जो है नॉर्थ एमसीडी के मेयर और कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और अगले दिन बुलडोजर पहुंच गया वहां पर। देखिए, अगर अवैध कब्जा है तो रात को पहुंचे, सुबह पहुंचे, 24 घंटे में पहुंचे, 48 घंटे में पहुंचे, वो टूटना तो है ही एक दिन। तो अच्छा है कि ये मामला जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अभी सारे कानूनी रूप से सारी बात साफ होने के बाद एक बार पूरे दिल्ली का ऑर्डर हो जाए तो एक अच्छे से सफाई हो जाए तो दिल्ली उससे एक अच्छी सुरक्षित हो जाएगी, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। आपका कहना है कि ये बेमतलब की बयानबाजी, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने कहा वो कुछ भी बोल सकते हैं, बिना सोचे समझे वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1500 करोड़ रुपए मीडिया में देते हैं तो आप लोग उनको दिखाते ही, हमें कहाँ नहीं, आपको भी बिल्कुल पूरा दिखा रहे हैं। दिखाइए, अच्छी बात है, आज पूरा दिखाइए। ये थे प्रवेश वर्मा, जिनका ये कहना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो राजनीतिक कारणों के से हो रहा है और कुछ लोग जो हैं अवैध निर्माण जिन्होंने कब्जे किए हैं उनको अपना वोट बैंक समझते हैं, इसीलिए वहां पर जाकर जो है वो दौरे कर रहे हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 57वां दिन। बड़ी खबर आपको बता दें मारियोपोल से जुड़ी हुई, जो कि रूस के लिए एक रणनीतिक लक्ष्य कई दिनों से, कई हफ्तों से बना हुआ था। मारियोपोल में भीषण जंग दोनों सेनाओं के बीच लंबे वक्त से जारी थी और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि मारियोपोल पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने इस बात का दावा कर लिया है कि रूस ने मारियोपोल को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। आगे की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सही, रात भर भीषण बमबारी होती रही और मारियोपोल पर कब्जे की लगातार रूस की सेना कोशिश कर रही थी और ये काम उसने पूरा कर दिया है। पूरी तरह से मारियोपोल को बर्बाद कर दिया है। हर जगह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं और वहां इमारतें न सिर्फ खंडहर में तब्दील हुई हैं बल्कि एक बहुत गंभीर आरोप, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि यूक्रेन युद्ध के 57वें दिन रूस की बड़ी जीत हुई है और रूस ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा कर दिया है। पूरी तरह से मारियोपोल पर रूस ने कब्जे का दावा कर लिया है। पूरी रात रूस की सेना यहां पर बमबारी करती गई। अवोस्तक फैक्ट्री में यूक्रेन के लड़ाके छिपे हुए हैं और इन लड़ाकों को भी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वो सरेंडर कर दें और इस फैक्ट्री को चारों तरफ से रूस की सेना ने घेर लिया है। जंग में यूक्रेन की एक बड़ी हार, मारियोपोल पर रूस का कब्जा। रूस का ऐलान, मारियोपोल पर हमारा नियंत्रण। चार हफ्ते की तरफ बढ़ रही रूस यूक्रेन जंग के बीच आज यूक्रेन के लिए बुरी खबर आई। रूस ने यूक्रेन के पोर्ट सिटी मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। कई दिनों से यूक्रेनी सेना रूस से लोहा ले रही थी, लेकिन रूस अपना शिकंजा कसता चला गया और आखिर रूस ने ऐलान कर दिया कि मारियोपोल पर अब उसका राज है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने खुद इसका ऐलान किया। पूरे मारियोपोल की ये तस्वीरें और मातमी सन्नाटा बता रहा है कि शहर का क्या हाल हो गया है। अजोवस्टल स्टील प्लांट की ये तस्वीरें बता रही हैं कि शहर किस कदर तबाह हो चुका है। हारकर यूक्रेन ने मारियोपोल में बिना किसी शर्त बातचीत का रूस को प्रस्ताव दिया है, लेकिन पुतिन इसके लिए राजी नहीं है। अजो बटालियन अब तक यूक्रेन के इस किले को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। मारियोपोल में जगह जगह रूसी झंडे दिख रहे हैं। यहाँ के स्टील प्लांट पर लगातार रूस बमबारी कर रहा है।
माना जा रहा है कि यूक्रेनी फौजी इसी जगह से विरोध कर रहे थे, लेकिन अब विरोध की यह आवाज थम गई है। अब बर्दियांस्क के जरिए मारियोपोल में फंसे लोगों को निकाला जाएगा और ये खीव में बसें कतार में लगी हैं जो लोगों को यहां से निकालने पहुंची हैं। डोनबास में कब्जे की रूसी नीयत को देखते हुए मारियोपोल पर कब्जा काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो मारियोपोल में कल भीषण लड़ाई हुई। मारियोपोल में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले हुए, बम से, रॉकेट से हमले किए गए और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मारियोपोल पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। ज्यादा जानकारी सईद के पास। मारियोपोल ये वो नक्शा है, 97 दिन कब्जे का दावा रूस ने कर दिया है। 57 दिन पूरे हो चुके हैं और रूस ने कहा है कि अब मारियोपोल जो है वो हमारे पूरी तरह से कब्जे में आ चुका है। देखिए, खार्किव पहले ही रूस उस पर कब्जा कर चुका है। ये तमाम शहर हैं। ईवीएम पर भी कब्जा कर चुका है रूस। तो ये वो तमाम शहर हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। लुहांस्क में अभी लड़ाई जारी है, लेकिन रूस की सेना ये कहती है कि यहां पर हम कब्जे के नजदीक पहुंच चुके हैं। और डोनेस्क में भी इस वक्त लड़ाई चल रही है, भीषण युद्ध वहां पर भी चल रहा है, लेकिन रूस की सेना जो है वो वहां दावा कर रही है। और मारियोपोल पर रूस अब कब्जे का दावा कर चुका है, रूस की सेना ने कर दिया है। इसके अलावा खेरसन पर पहले ही कब्जा रूस का हो चुका है। तो ये तमाम वो शहर हैं यूक्रेन के जहां पर रूस अपना कब्जा कर चुका है। न्यूक्लियर मिसाइल सरमत का परीक्षण भी रूस ने कर दिया है। रूसी भाषा में सरमत का मतलब शैतान होता है, मतलब अपने इस शैतान को रूस ने जगा दिया है और उसे अलर्ट कर दिया। 18,000 किलोमीटर दूर मार करने की इसकी क्षमता है। आप अंदाजा लगाइए कितनी इसकी मारक क्षमता इतनी खतरनाक है। 6,000 किलोमीटर दूर टारगेट को इसने हिट भी किया है परीक्षण के दौरान। तो ये बेहद खतरनाक 10 परमाणु हथियार ले जाने में अपने साथ सक्षम है और अगर रडार की पकड़ से भी बाहर है। और ये इसकी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि कोई भी रडार इससे पकड़ नहीं पाता है। तो अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा खतरनाक ये मिसाइल है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता गीता मोहन और राजेश पवार जुड़ चुके हैं। मलिका, राजेश पवार से सबसे पहला सवाल इसी बड़ी खबर से जुड़ा हुआ हम पूछते हैं। राजेश, जो बड़ा दावा मारियोपोल को लेकर किया जा रहा है, एक ऐसा शहर जहां पर भीषण संग्राम हुआ कई हफ्तों तक और दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो माना जाता है रणनीतिक लिहाज से। इस दावे में कितना दम, कितनी हकीकत? क्या वाकई रूस पूरी तरह से नियंत्रण पा चुका है मारियोपोल पर? देखिए, मारियोपोल दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ ये एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है, ये डोनबास के सर्वाइवल के लिए, जो डोनेट्स्क रिपब्लिक है उसके सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी था। और यहाँ लड़ाई बहुत भीषण हुई है। ये शहर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन कुछ अज़ोव बटालियन के लोग और यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेस के लोग अभी भी स्टील प्लांट के अंदर बने हुए हैं। लड़ाई चल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो स्टील प्लांट है ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और ये पूरा शहर इन दो स्टील प्लांट्स के आसपास ही बसा हुआ है। यहाँ इतना लंबा वक्त इसलिए लग रहा है रूसी फौज को कि इस स्टील प्लांट के नीचे अंडरग्राउंड मोर्चे बना रखे हैं यूक्रेन फौज ने, जिनमें से उनको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। कितनी भी बमबारी हो जाए वो ऊपरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन इतना नीचे जाना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि यूक्रेन को डर था कि शायद वहां रूस किसी प्रकार से केमिकल वेपन्स यूज कर सकता है। देखिए, आप अगर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं काफी नीचे जमीन के, तो आप उसमें गैस पंपिंग कर सकते हैं, जहरीली गैसें, ताकि वहां लड़ाके जो हैं उनको बाहर निकाला जा सके या खत्म किया जा सके। उसके अलावा उनको खत्म करना बहुत मुश्किल है और यही कारण था यूक्रेन बार बार ये अंदेशा जता रहा था कि शायद रूस वहां केमिकल वेपन्स यूज कर सकता है। दूसरी चीज ये है, क्योंकि ये स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं और अज़ोव बटालियन के लोग हैं, रूस के लिए इनको खत्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन यूक्रेन चाहता है किसी तरह से इनको बचाया जा सके और इसीलिए वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात यहाँ बार बार कर रहा है। ठीक है राजेश, तो स्पुतनिक के हवाले से ये बड़ी खबर मिली है, मॉस्को के हवाले से बड़ी खबर आई है और मॉस्को में हमारी सहयोगी गीता मोहन मौजूद है। गीता से और अपडेट जानते हैं। सही गीता, मारियोपोल पर कब्जे के दावे के बाद अब रूस किस तरह की स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यूक्रेन?
देखिए, जो हमारे इंटरव्यू में सर्गे लावरोव ने कहा वो उससे साफ नजर आता है सईद कि ये डॉनबास के इलाके से बाहर जा चुका है लड़ाई, और जितने भी टेरिटरीज है, चाहे वो ज़ैपोरिजिया हो जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है, खेरसॉन हो, मिकोलाइव हो जहाँ से मौसमी सिंह रिपोर्ट कर रही है, या खार्किव और सुमी जहाँ से अभिषेक भल्ला कर रहे हैं, ये सारे एरियाज अब वापस रूस नहीं देने वाला। यानी कि यहाँ पर कब्जा है और यहाँ पर रेफरेंडम्स की बात हो रही है। तो एक तरफ मारियोपोल जो डोनेस्क का इलाका, डोनेस्क के बड़े रीजन में ही पड़ता है, उसे उनको पाना बहुत जरूरी था सी ऑफ एजोव से कट करने के लिए, लेकिन सी ऑफ एजोव में खेरसॉन भी पड़ता है। तो अगर एजोव समुद्र को काटना है, यूक्रेन को इस पूरे समुद्र से काटना है, तो खेरसॉन उनके लिए नया और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा। डोनेस्क के बाहर ज़ैपोरिजिया और खेरसॉन दो ऐसी जगह है जहां पर रूसी फोर्सेस चाहेंगे कि उनका पूरा कब्जा बना रहे। बहुत धन्यवाद गीता और राजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही कि रूस ने ये दावा किया है कि मारियोपोल पर उसने पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। मलिका। बिल्कुल, और मारियोपोल ही नहीं बल्कि खार्किव पर भी रूस का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। भीषण हमलों के बाद क्या हाल है खार्किव का, किस तरह की स्थिति वहां पर इस वक्त नजर आ रही है, इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी मौसमी ने। खार्किव में कुछ इस तरह से रॉकेटों की बरसात हो रही है। हालांकि ये रॉकेट लगातार खार्किव और यूक्रेन में कुछ इस तरह से एक उस खौफनाक याद की तरह रखा जा रहा है कि ये प्रमाण है कि किस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। पर हम लोग उस जगह पे हैं जिसको कहते हैं खार्किव का सिटी सेंटर। बाईं तरफ ये रॉकेट आपको नजर आता है और दाईं तरफ आप देखिए ये सिटी सेंटर की बिल्डिंग है जो गवर्नर की सीट मानी जाती है। कैबिनेट यहाँ पे बैठती है और यहाँ पे ये जो तस्वीर है, टूटे हुए शीशे, पूरी बिल्डिंग खाली है। तो सबसे पहले रूस ने इसको निशाना बनाया, 2 बम यहाँ पे गिरे और उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग को विकेट करना पड़ा। काफी लोगों की मौत भी हो गई इस हमले में, पर वो शुरुआत थी और बमबारी रुकी नहीं। लगातार 40 से ज्यादा बिल्डिंगें, दर्जनों लोग जो है वो उनकी मौत हो गई है और उसके अलावा जो है 100 से ऊपर लोग घायल है। आलम ये है यहाँ पे खार्किव में आप देखिए तो पूरी जो शहर है ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को उठा के कहीं बाहर रख दिया हो या लोगों को बिल्कुल एब्सेंट कर दिया हो। बहुत बड़ा शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर, पर ये तस्वीर है बहुत सुंदर। एक तरीके से सांस्कृतिक, कल्चरल और फाइनेंशियल हब भी माना जाता है। पर अभी एक युद्ध स्तर पे जो लड़ाई चल रही है उसका ये एक तरीके से उदाहरण दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि मोलोटोव कॉकटेल्स जैसी ये बोतलें कार्टन पे कार्टन रखी गई हैं। ये पीछे सारे वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पे यूक्रेनी फोर्सेस का हाथ बुलंद कर रहे हैं और यहाँ पूरा ये कार्टन्स पे कार्टन्स उसमें यूक्रेन की याद में और यूक्रेन के लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए आप देखिए हाथ से तस्वीरें बनाई गई हैं और एक डिफेंस यहाँ पे वॉलंटियर्स ने रेडी किया है, क्योंकि खार्किव एक बहुत ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला है जिसको हासिल करना रूस के लिए लगातार एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन परमिंदर के साथ मौसमी सिंह, खार्किव से आज तक। तो इस युद्ध को शुरू हुए अब 2 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब तक किसी निर्णायक नतीजे पर यह जंग नहीं पहुंच पाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।